सभी अभिभावकों को अनुज शर्मा का प्रणाम और प्यारे बच्चों आपको विशेष स्नेह। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो क्लास 9th के चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आइए हम उसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग टाइनी सैंड पार्टिकल्स, holes, everything in between. The atom is the most fundamental unit of matter, making up everything that we see around us. जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो हर एक चीज़ मैटर है जो अपना स्थान लेती है, जिसका अपना एक वॉल्यूम होता है। साथ ही साथ ये एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है और जिनका जो साइज़ है वो 0.1 से 0.5 नैनोमीटर तक हो सकता है। अब हम उस दिशा में नोट्स को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। इन ए केमिकल रिएक्शन टू और मोर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, whereas the newly formed compounds are called products. It means अगर हम बात करें किसी रासायनिक अभिक्रिया की तो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दोस्ती करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, संबंधित होते हैं एक नया कंपाउंड बनाने के लिए, उनको हम रिएक्टेंट्स अभिकर्मक कहते हैं। और जो बनता है नया प्रोडक्ट कहलाता है। नया जो सब्सटेंस है, नया जो कंपाउंड है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन ए केमिकल चेंज मस्ट अकर विच इज़ जनरली ऑब्जर्व विद द फिजिकल चेंज लाइक प्रेसिपिटेशंस, हीट प्रोडक्शंस, ऑर्डर चेंज। इस केमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत सारे ऐसे चेंज होते हैं जो केमिकल चेंज के साथ साथ फिजिकल चेंज बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे प्रेसिपिटेशन आता है, किसी चीज़ का नीचे बैठना है, हीट प्रोडक्शन है, कलर उसका चेंज हो सकता है। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो किसी रिएक्शंस के अंदर होती है। प्रेसिपिटेशन होना, हीट प्रोडक्शन होना और कलर का चेंज होना। आइए अब हम बात करते हैं, हम सीधी बात करेंगे। आज किसकी बात करें? हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी मैटर का जो मास है उसे हम ना तो घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट रहता है और कांस्टेंट रहने को हम बोलते हैं कंजर्व, एंड दैट्स लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। और जितना रिएक्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया उतना ही प्रोडक्ट होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आपने देखा कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जहाँ बात करते हैं तो वो चेंज नहीं होता है बिफोर रिएक्शंस और आफ्टर रिएक्शंस। इट नाइदर बी चेंज नॉर बी क्रिएटेड। आगे हम बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जहाँ बात करते हैं, ए प्योर केमिकल कंपाउंड कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास इज गिवन बाय द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड जो है उसके अंदर जो सेम एलिमेंट हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में मास के अंदर बंधे होते हैं, उसे हम डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमने पानी लिया नदी से या तालाब से, महासागर से, तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उनका प्रोपोर्शन सेम रहेगा चाहे पानी कहीं का भी हो। ये बात समझने में आ रही है आपको? आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और मैं यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल सिंपल भाषा में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इन केस आपको कोई समस्या है तो आप बिल्कुल बताएं और नोट करें, नोट्स बनाएं आप अच्छे से। इसके बाद हम बात करें आगे
यहाँ पे हम समझने वाले हैं, एटम को समझने वाले हैं। एटम क्या होते हैं? एन एटम इज़ द डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन बाय एनी केमिकल मीन्स। इट मीन्स एटम जो है वो, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो डिफाइनिंग स्ट्रक्चर है किसी भी एलिमेंट का। जो डिफाइनिंग स्ट्रक्चर होता है वो एटम होता है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन बाय, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, बाय केमिकल मीन्स, किसी भी रासायनिक तरीके से। एटॉमिक सिंबल जो है, अब उसकी बात करते हैं। तो एटॉमिक सिंबल के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले उसका सिंबल, उसको एक्स जैसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे? द एटॉमिक नंबर, उसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या, वो कितनी होगी, इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वो हमेशा प्रोटॉन के नंबर के बराबर होती है। द मास नंबर ऑफ जेड इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और तीसरा होता है उसका मास नंबर जेड, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, और वो टोटल नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाने से बनती है किसी भी एलिमेंट की। आइए अब बात करते हैं हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जहाँ चर्चा हो रही है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले एटम के थ्योरी के बारे में बताने वाली है, लेकिन आज इसे डिनाई कर दिया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो पूरी तरीके से वेल डिफाइंड नहीं थी। द मैटर इज़ मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स नोन एज एटम। पहली बात है कि मैटर जो है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बना है, जिसे हम एटम कहते हैं। ये बात उसने बताई। सेकंड, द प्रॉपर्टी ऑफ द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर सेम। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी दिए हुए एलिमेंट्स की, एटम की, इंक्लूडिंग मास, वो सेम होती हैं सभी की। ऐसा नहीं कि एक एटम का अलग प्रॉपर्टी है, दूसरे एटम का अलग है, ऐसा नहीं है। इट मीन्स आइडेंटिकल मास होता है, आइडेंटिकल मास, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी आइडेंटिकल होती हैं। थर्ड है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है, जैसे पानी और हाइड्रोजन के अलग अलग एटम, उनका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है, एक अनुपात है, उसके अंदर ही मिल करके वो कंपाउंड बनाते हैं। फोर्थ, हम जो बात कर रहे हैं, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना उसे बनाया जा सकता है। ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड रिजल्ट फ्रॉम द रीअरेंजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एटम्स। और जो बनता है नया, उसका जो फॉर्मेशन है वो पहले से जो रिएक्टेंट्स के रूप में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, उसी का परिणाम होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। आइए इसके 5th पॉइंट की बात करते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। और जो रिलेटिव नंबर्स होता है एटम्स का, इन ए ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, वो उसका एक बिल्कुल फिक्स होता है। आइए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को और समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट 2 मास यूनिट के साथ 16 मास यूनिट कंबाइंड हो रहा है। यहाँ पे 16 मास यूनिट है ऑक्सीजन और 2 मास यूनिट है हाइड्रोजन, 1 + 1, तो 2 हो गए हाइड्रोजन के आप देख रहे हैं, और 1 आप देख रहे हैं किसका, ऑक्सीजन का। तो ये दोनों मिल करके H2O बना रहे हैं, और यहाँ मास हो रहा है 18। तो पहले भी बिफोर रिएक्शन भी अगर हम टोटल करके देखें तो आप 18 हो रहा है, और बाद में भी हम देख रहे हैं तो भी 18 मास यूनिट्स हो रहा है। ये डाल्टन को की थ्योरी को बताने वाला एग्जाम्पल है। अब हम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट को समझने का प्रयास करेंगे। एटॉमिक मास इज द टोटल ऑफ द मासेस of electron, proton and neutron in an atom or in a group of atom. The average mass को हम कहेंगे, ये कह रहे हैं कि किसी भी एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर कंबाइंडली किया जाए, उसका एवरेज मास किया जाए, उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल इज़ द एटॉमिक मास। तो एटॉमिक पार्टिकल्स का जो मास है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं।
दिस इज कॉमनली एक्सप्रेस एज पर द इंटरनेशनल अरेंजमेंट इन द टर्म्स ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट AMU. ओके, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट AMU का फुल फॉर्म है. इट कैन बी बेस्ट डिफाइंड as 1/12th part of the mass of carbon 12 atom in its ground state. अगर हम बात करें तो जो कार्बन के पार्टिकल्स का 1/12th पार्ट मासेज है उसको हम उससे 1/12th पार्ट से उसको डिफाइन करते हैं. आइए बात करते हैं मोलिकुलर मास की. मोलिकुलर मासेज ऑफ एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज द सम ऑफ मासेज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल. मोलिकुलर मास जो है किसी भी एलिमेंट का सम ऑफ मासेज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल. मोलिक्यूल में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आएंगे तो उन एलिमेंट्स के टोटल सम कर दिया जाए. जैसे H2O का हमने अभी ऊपर देखा था, उसमें हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, देन कंबाइंड 18. तो 18 को हमने मोलिकुलर मासेज बोला. मोलिकुलर मासेज इज ऑब्टेन by the multiply of the atomic masses of element with the number of atoms in the molecule and then adding the masses all the elements in the molecule. ये वही बात है जो अभी हमने बात करी कि किसी भी molecules में जो टोटल उनका नंबर एलिमेंट्स हैं उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास कितने हैं उनको सबको टोटल करने से मोलिकुलर मास बनता है. आइए जानते हैं मोल कंसेप्ट को. Mole concept and Avogadro number. In a substance, the amount of entitles present, for example atoms, molecules, ions, is defined as a mole. किसी भी सब्सटेंस में जो अमाउंट ऑफ एंटाइटल्स होता है, चाहे वो एटम के रूप में हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स के रूप में हो, चाहे वो आयंस के रूप में हो, उनको हम मोल कहते हैं. And a mole of any substance is 6.022 into 10 की पावर 23 molecules. इसलिए किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में अगर हम मोलिक्यूल्स की बात करें तो लगभग 6.022 into 10 की पावर 23 molecules होते हैं. Mole concept is one of the most convenient way of expressing the amount of reactant and product in the reactions. Is it clear कि मोल कंसेप्ट एक बहुत ही अच्छे तरीके है एक्सप्रेस करने का अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का किसी भी रिएक्शन के अंदर. द वैल्यू ऑफ Avogadro नंबर इज अप्रॉक्सीमेटली 6.022 into 10 की पावर 23. द डेफिनेशन Avogadro नंबर इज दैट it tells us the number of particles in one mole. तो Avogadro का जो नंबर है वो हमें क्या बताता है कि एक मोल में कितने पार्टिकल उस सब्सटेंस के अंदर मौजूद हैं. These particle could be इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स और एटम, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर एटम हो सकते हैं.